जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में स्वागत है आपका। और अपना पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन चल रहा है। एक एक बात को अच्छे से फिर हम रिवाइज कर रहे हैं। पहली एक पारी हो चुकी है पिछले वीडियो में, आज की अपनी सेकंड पारी में इस चैप्टर को अपने कंप्लीट है वो कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें, हो जाएं तैयार अब। और अब तक आप जान चुके हो भी जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हो गया था भारत के और पाकिस्तान के रूप में। तो किस प्रकार बंटवारा हुआ, बंटवारे की क्या प्रक्रिया अपनाई गई, कौन सी समस्या आई, किन समस्याओं से जूझना पड़ा और क्या परिणाम देखने को मिले, ये हम जान चुके हैं। अब जब हमने ये जाना था भी देश आजाद हो गया, उसके बाद में बहुत सी हमारे सामने चुनौतियां थी। तीन प्रमुख चुनौतियों की बात हम अच्छे से जानते हैं, जिसमें सबसे पहले थी देश की एकता और अखंडता की। वो सबसे बड़ी बात थी और वही इस चैप्टर का अपना मुद्दा है। तो चलिए अब वापस स्टार्ट करते हैं उसी ब्रिटिश इंडिया से। तो ब्रिटिश इंडिया के उस टाइम दो भाग होते थे। एक तो वो हिस्सा जिन राज्यों के ऊपर अंग्रेजों का राज था, उन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा गया। उनके ऊपर कौन राज करते थे? अंग्रेज खुद राज करते थे। और दूसरा हिस्सा था देसी रियासतों के रूप में, रजवाड़ों के रूप में। और यहां पर वहां के लोकल जो राजा होते थे वो शासन है वो करते थे। अगर मोटे मोटे एरिया की बात करूं तो लगभग 1/3 जो हिस्सा है वो देसी रियासतों का था, लोकल राजाओं का राज था। लेकिन ये राजा भी है ना, ज्यादातर रियासतें, ज्यादातर जो राजा थे वो इन अंग्रेजों के सैटेलाइट थे, यानी ये जैसा कहते थे उन्हीं के अधीन ये काम है वो करते थे। तो आजाद होने के बाद इन देसी रियासतों को भारत के अंदर मिलाना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब इसी टॉपिक को हम आगे क्लियर करेंगे। तो इस डायग्राम से अब आप समझ ही गए भी अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हमने जो बात की भी ब्रिटिश प्रांत और जो देसी रियासतें हैं, आप इस मैप के अंदर देख सकते हो, जो येलो कलर के अंदर जो दिखाया गया है वो ब्रिटिश प्रांत का है, और जो ब्लू कलर के अंदर जो दिखाया गया जो एरिया है वो देसी रियासतों का, रजवाड़ों का इलाका है। तो मोटा मोटा 1/3 या 40% तो देसी रियासत, बाकी अंग्रेजों का शासन रहा है। और पहले हम बंटवारा समझ ही चुके हैं भी, ये पहले पश्चिमी पाकिस्तान बन गया और इधर क्या बन गया, पूर्वी पाकिस्तान, जो आगे चलकर बांग्लादेश के अंदर एक नए देश के रूप में सामने आया हमारे सामने। तो अब हम इनके ऊपर फोकस नहीं करके अब जो बचा हुआ जो इलाका है जिसे हमारा भारत हम कहते हैं, उसके अंदर इन रियासतों को कैसे जो शामिल है वो इंडिया में किया गया, उसको हम रिवाइज करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है अपना रजवाड़ों का अर्थात रियासतों का विलय। तो अब हम जान चुके हैं भी ब्रिटिश प्रांत के दो हिस्से थे। एक हिस्से वो था जिसको हम भारतीय प्रांत कहते थे, जिनके ऊपर अंग्रेजों का राज था, जिन्हें आप क्या कह सकते हो, ब्रिटिश प्रांत कह दीजिए। और दूसरा हिस्सा था देसी रजवाड़ों का। इन ब्रिटिश प्रांत के ऊपर अंग्रेजों का सीधा राज था और दूसरी तरफ जो रियासतें थी जिन्हें रजवाड़ा कहा जाता था, इनके ऊपर राजाओं का शासन था। यह सारी चीज अपने क्लियर हो चुकी है, ये एक सामान्य सी बात। इसके बाद आता है इन रजवाड़ों के भारत के अंदर विलय की समस्या क्या थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमारे सामने, तो उसको हमें देखना है। आजादी के तुरंत पहले, जब देश आजाद हुआ उससे जस्ट पहले, अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभाव के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश गुलामी से आजाद हो जाएंगे। तो 1947 से कुछ टाइम पहले ही अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी थी, हम भारत को आजाद कर रहे हैं। और जैसे ही भारत आजाद की बात आती है, हिंदुस्तान आजाद की बात आती है, तो इसका मतलब यह है जो देसी रियासतें हैं, जो राजा है, वो भी स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है जी। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था जितने भी रजवाड़े थे, अब छोटे प्रश्न के रूप में यह ध्यान रख लीजिएगा भी उस टाइम देश के अंदर रियासतें कितनी थी, तो 565 रियासतें थी। 565 रियासतें थी। इसका मतलब यह था ये 565 छोटी बड़ी जो रियासतें थी, ये जैसे ही अंग्रेजी राज समाप्त हो जाएगा,
ये कानूनी रूप से आजाद हो जाएंगे। और ये रजवाड़े अपनी मर्जी से, ध्यान दीजिएगा ये विशेष बात, ये जो रियासतें हैं ये अपनी मर्जी से या तो भारत में मिल जाए या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। दो बात अंग्रेजों ने कह दी। और तीसरी जो सबसे खतरनाक वो थी कि आप आजाद रह जाओ, या तो आप भारत में मिल सकते हो उसके लिए आजाद हो, या पाकिस्तान में मिल जाओ, या खुद आजाद हो जाओ, यानी अपना एक छोटा सा देश है वो आप बना लीजिए। तो अंग्रेजों ने ये तीन चीजें, सीधी सी बात है, आग लगा दी इन राजाओं के दिमाग के अंदर। भैया कैसे करके खुद आजाद हो जाओ, यही तो अंग्रेज चाहते थे भी भारत के और ज्यादा बंटवारे हैं, टुकड़े हैं, वो हो जाए। ये फैसला लेने का अधिकार किसको दिया गया? राजाओं को। ध्यान रखिएगा, ये फैसला लेने का अधिकार उस राज्य की प्रजा को नहीं था, यानी जनता को नहीं था। ये अधिकार किसको दिया गया? राजा को दे दिया। अब कौन राजा चाहेगा भी किसी दूसरे के अंडर में काम करे? तो हर राजा यही चाहता था भैया खुद आजाद हो जाए। जनता से कोई पूछता तो फिर बात निकलती भी वो राजा के अंडर में रहना चाहते हैं या भारत सरकार के, यानी भारत के साथ रहना चाहते हैं। ये अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था, यानी भारत के टुकड़े होने की संभावनाएं बन गई थी। ये विलय की, देसी रियासतों के विलय की ये सबसे बड़ी समस्या थी जो अंग्रेज हमारे देश के अंदर ये बीज उस टाइम बो चुके थे। अब क्या हुआ? अब वही कुचिल काम करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। सबसे पहले त्रावणकोर, सबसे पहले त्रावणकोर। अब देखिए त्रावणकोर, आपने मैप देखा है, ये यहां पर त्रावणकोर, ये रहा त्रावणकोर। केरल के अंदर, वर्तमान जो अपना केरल है वहां पर एक रियासत थी त्रावणकोर। अब देखिएगा यहां पाकिस्तान रह गया, इधर ये पूरा भारत और सबसे नीचे त्रावणकोर रियासत थी। इसने क्या कुचिल काम किया? त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपनी आजादी की घोषणा कर दी कि भैया मैं तो आजाद रहूंगा, न तो मैं भारत में मिलूंगा न ही पाकिस्तान में मिलूंगा। और इसके बाद में दूसरी रियासत बनी हैदराबाद, जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो यहां दो प्रश्न बन गए भी, सबसे पहले किस देसी रियासत ने, 565 में से किस देसी रियासत ने अपनी आजादी की घोषणा की? तो वो है त्रावणकोर, और दूसरी रियासत हैदराबाद। और ऐसे ही काम, क्योंकि देखिए देश के लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए यहां पर संविधान निर्माण किया जा रहा था, तो भोपाल का जो नवाब था उस टाइम, उसने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके दिमाग में भी चल रहा था। तो जैसा अंग्रेज चाह रहे थे वैसा त्रावणकोर, हैदराबाद, भोपाल जैसी रियासतें हैं वो अपना काम करती जा रही थी। तो रियासतों के, रजवाड़ों के शासकों के इस रवैये से यह बात साफ हो गई थी। कौन सी बात? भी आजादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों में बंटने वाला है। इनकी इन हरकत को देख के तो यही क्लियर हो रहा है भी अब देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। अधिकतर रजवाड़ों में शासन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था। 565 में से लगभग 20-22 रियासती ऐसी थी जहां पर इलेक्शन होते थे, सरकार बनती थी, बाकी कहीं कोई सिस्टम नहीं था, बस राजा ही सब कुछ करता था। तो ज्यादातर रियासतें अलोकतांत्रिक तरीके से चल रही थी, यानी कोई चुनाव का सिस्टम वहां पर नहीं होता था। और रजवाड़ों के शासक, रियासतों के जो राजा थे, वो अपनी जनता को लोकतांत्रिक अधिकार देने के तैयार नहीं थे, पक्षधर नहीं थे। कौन राजा चाहे भी अपनी चौधर किसी दूसरे के हाथों में दे दी जाए। तो इसलिए जो रियासतों के राजा थे वो स्वतंत्र रहना पसंद कर रहे थे। तो ये समस्या अब आप समझ गए। अब इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे भी, आजादी के तुरंत बाद जैसे ही ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने कहा भी भारत को हम आजाद कर रहे हैं और उसके साथ साथ देसी रियासतें हैं वो भी आजाद हो जाएगी, ये बात कह दी। और तो इसका मतलब यह था भी अंग्रेजों ने इन रियासतों को एक बात कह दी, या तो आप भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में मिल जाएं या आप स्वतंत्र हो जाए, ये बात उनको कह दी। और अधिकार किसको दे दिया? प्रजा को नहीं दिया, राजा को दे दिया। भाई राजा जो चाहता है वो हो जाएगा, राजा चाहे अलग रहना तो अलग हो सकते हो। और पहला काम त्रावणकोर ने आजादी की घोषणा,
फिर हैदराबाद ने की, भोपाल वाले ने क्या कह दिया, हम भारत, आप तो अपने भारत का संविधान बना रहे हो, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इससे हिंदुस्तान के बंटवारे की संभावना बढ़ गई थी और कोई भी राजा ये नहीं चाहता था भी उसके राज्य में या भारत के अंदर मिलने के बाद यहां पर चुनाव हो और लोकतांत्रिक अधिकार है वो जनता को दे दिए जाए। ये कोई भी राजा मानने को तैयार नहीं था। ये समस्याएं उस टाइम देश के सामने थी। अब बात आती है इन समस्याओं को लेकर, बहुत प्यारा प्रश्न, रजवाड़ों के विलय को या इन समस्याओं को लेकर सरकार का नजरिया क्या था। उस टाइम जो केंद्र में सरकार थी, अंतरिम सरकार थी, उस अंतरिम सरकार ने इसके प्रति क्या नजरिया अपनाया। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है बड़े प्रश्न के रूप में भी। छोटे बड़े विभिन्न आकार के, गौर कीजिएगा, छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बंट जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। आप यहां इस प्रकार से समझिएगा भी देश का बंटवारा नहीं हो अब आगे, इसके लिए अंतरिम सरकार ने हार्ड डिसीजन कर लिया। क्या हार्ड डिसीजन कर लिया? रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने के लिए किसको भेज दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लौह पुरुष को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया भी आप इन रियासतों के इन मूर्ख राजाओं से मिले और इनको समझाइए और इनको भारत के अंदर मिलने के लिए आपको राजी करना है। तो और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी भी कर लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो कोई ये भी पूछ ले आपसे प्रश्न कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के एकीकरण में योगदान, तो यही बातें उस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगी। चलिए साहब, पटेल साहब आगे जब यहां आए, देसी रियासतों के अंदर राजाओं से मिले, तो उन्होंने देखा भी तीन बातें सामने आई उनके सामने। पहली बात ये थी भी अधिकतर रजवाड़े रियासतें जो थी वो भारत के अंदर मिलना चाहती थी। सबसे बड़ी खुशी की बात, ज्यादातर रियासतें इंडिया के अंदर मिलना चाहती थी। और दूसरी बात ये थी भी भारत सरकार का रुख भी उस टाइम लचीला था, ज्यादा सख्ताई नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। ये चाहती थी भी इजी तरीके से वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान हो जाए। और कुछ इलाकों में कई रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, स्वायत्तता मांगी थी, तो सरकार ने कहा ठीक है आप भारतीय संघ के अंदर शामिल हो जाए, हम आपको इंटरनली कुछ छूट दे देंगे, वो अधिकार आपके पास रहते चलेंगे। और ऐसी छूट किसको दी गई थी उस टाइम? जम्मू कश्मीर को दी गई थी। हालांकि वो अलग बात है भी जम्मू कश्मीर की ये छूट आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई और आज जम्मू कश्मीर की समस्याओं को काफी हद तक है वो निपटा लिया गया है। राज्य से वापिस उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, धारा 370 हटा दी, ये आगे की बातें हो गई। हम तो उसी टाइम, आजादी के टाइम की बातें कर रहे हैं। तो दूसरी बात क्या सामने आई भी कुछ रियासतों ने अपनी स्वायत्तता मांगी, कुछ काम करने की आजादी मांगी, तो भारत सरकार ने वो छूट भी दे दी, आपको छूट दे देंगे, जैसे जम्मू कश्मीर को दी। तीसरी बात जो सामने आई, तीसरी बात थी कि विभाजन की पृष्ठभूमि में, क्योंकि देश का बंटवारा हो चुका था, विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। भी अब जो राज्य बनाए जा रहे हैं उनकी जो बाउंड्रीज डिसाइड की जा रही है उसको लेकर खींचतान हो रही थी। तो ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का सवाल है वो प्रमुख हो उठा था। ये तीसरी बात भी सीमा का निर्धारण किस प्रकार से हो भी ताकि देश की एकता और अखंडता नहीं टूटे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। भारत संघ में मिल रहे हैं तो उनकी बाउंड्री किस प्रकार से डिसाइड हो। तो ये तीन बातों के ऊपर वल्लभ भाई साहब है वो गौर कर रहे थे। अब देखिए फिर क्या हुआ, बातचीत होने लग गई। तो शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए पटेल साहब जाते, आराम से प्यार से समझाते, भैया समझ जा। लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद भारत की नई सीमाओं से मिलती थी, यानी जो भारतीय बाउंड्री के अंदर थे, उन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। तो ज्यादातर जो अंदर थी, बाउंड्री के अंदर थी, वो तो लगभग आजादी से पहले ही भारत में मिलने को तैयार हो गए। उसके बाद में अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने, राजाओं ने भारतीय संघ में अपने विलय को लेकर
एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये बहुत प्यारी बात भी, कोई भी रियासत जब भारत के अंदर शामिल होती थी तो वो ये ना कागजी काम तो करना ही होता है, एक सहमति पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करवाए जाते थे और उस सहमति पत्र को कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये ध्यान रखिएगा अच्छे से भी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? तो भारतीय देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए जो सहमति पत्र, जो विलय पत्र जो होता था, जिसके ऊपर उनको हस्ताक्षर करने होते थे भारत में मिलने के लिए, उस सहमति पत्र को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। और इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था भी रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत है। तो ये छोटे प्रश्न के रूप में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रजवाड़ों के भारतीय संघ में मिलने का सहमति पत्र है, कौन सा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ये। लेकिन फिर भी समस्या कायम थी। कौन सी? 4 रियासतों के नाम देखिए यहां पर, बहुत प्यारा प्रश्न भी, जिनको भारत के अंदर मिलाने में समस्या आई। एक तो जूनागढ़, जूनागढ़ गुजरात के अंदर, दूसरी हैदराबाद जो लगभग भारत के बीच से में थी, तीसरी जम्मू कश्मीर और चौथी मणिपुर। इन 4 को भारत के अंदर मिलाने में समस्याएं आई भारत सरकार को। इन रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में कठिन साबित हुआ। तो किन देशी रियासतों को भारत में मिलाना कठिन हुआ? 4 का नाम ध्यान रखिएगा, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। आगे चलकर जूनागढ़ गुजरात की बात करें तो जनमत संग्रह करवाया गया, जनता से पूछा गया आप बताइए आप भारत में मिलना चाहते हो या पाकिस्तान में, क्योंकि जूनागढ़ का जो राजा था वो मुस्लिम था और जनता है वो हिंदू थी। तो जनता ने भारत के साथ मिलने का फैसला लिया और 1948 में जूनागढ़ ने भी इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। जूनागढ़ भी भारत का हिस्सा बन गया। बात आती है जम्मू कश्मीर की, तो आगे चल के इसके बारे में एक अलग से चैप्टर है, वहां पर पढ़ लेंगे। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम 2 रियासतों के विलय को समझेंगे, एक हैदराबाद और मणिपुर भी। इसको भारतीय संघ के अंदर किस प्रकार से शामिल किया गया। 4 को मिलाने में दिक्कत आई, जूनागढ़ मिल गया जो हमारे सिलेबस में इसके बारे में वैसे है नहीं। हैदराबाद और मणिपुर का अब हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहां पर रियासतों को भारत में मिलाने में कौन सी समस्या दिखी और उनके प्रति सरकार का क्या नजरिया रहा, उसको जान लिया एक बड़े प्रश्न के रूप में। तो इस प्रकार की कहानी आपको ऐसे प्रश्नों में लिखनी है और 1-2 छोटे छोटे प्रश्न भी आए हैं, उन पर भी हमने गौर कर ली। चलिए साहब, अब पहुंच गए अब किस पर बात करेंगे? हैदराबाद। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ, इसमें आपको 2-3 छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे और एक बड़े प्रश्न के रूप में तो 3 नंबर, या हो सकता है मणिपुर और हैदराबाद दोनों का ही विलय पूछ ले 4 नंबर में, 2-2 नंबर का करके दोनों का। तो अच्छे से थोड़ा सा समझना है, कहानी है और कहानी तो बहुत जल्दी याद रहती है। देखिए ये रहा अपना इंडिया। अब देखिए ये है जी हैदराबाद, उस टाइम की हैदराबाद रियासत। आप देख लो, इधर महाराष्ट्र वाला हिस्सा, इधर कर्नाटक वाला, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, उस टाइम इस हैदराबाद के अंदर था। और ये कह रहा था हम तो आजाद रहेंगे। यार तू देश के बीच में बैठा है, तेरे को हम अलग देश बना दें और एक नई समस्या है वो फिर खड़ी कर ले। इधर वैसे ही एक प्रॉब्लम हो गई, इधर पाकिस्तान बन गया, इधर पाकिस्तान बन गया और तू और बीच में घुसा कर ले यहां पर। तो हैदराबाद का भारत में विलय करना बहुत जरूरी था और पटेल साहब जहां हो वहां कौन सी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होनी थी, इजीली हो सकती थी, बस थोड़ा सा टाइम लगा, इसको थोड़े से तरीके से समझाना पड़ा। ये रहा वो नवाब जो वहां का निजाम उस टाइम का हैदराबाद का, और ये रहे हमारे पटेल साहब, मानना पड़ा इसको। तो कैसे क्या था, थोड़ी सी इसकी कहानी के ऊपर बात कर ले। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, तो 565 में बड़ी रियासतों के अंदर हैदराबाद का नाम आता है और यह रियासत चारों तरफ से आप देखिए हिंदुस्तानी क्षेत्र से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद की बात करें तो महाराष्ट्र का, कर्नाटक का और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा है वो इसके अंदर आता था। यह बात हो गई। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न साथ में। हैदराबाद के राजा को क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था, नवाब नहीं, निजाम कहा जाता था।
और ये जो निजाम था ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल किया जाता था, अमीर भी बहुत था। और ये निजाम क्या चाहता था? निजाम चाहता था हैदराबाद है वो स्वतंत्र रियासत बने, आजाद रियासत। तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, जो बहुत अमीर था और ये आजाद रहना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था। तो निजाम ने क्या किया, नवंबर 1947 के अंदर, आजादी के कुछ टाइम बाद, भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता कर लिया। इसने पटेल साहब को कहा, पटेल साहब मैं सोच रहा हूं, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, तब तक मुझे जो कुछ टाइम दीजिए। तो नवंबर 1947 को इस निजाम को 1 साल का टाइम दिया गया, भी तू सोच भी तेरे लिए नफा नुकसान क्या है, किधर उसको मिलना चाहिए। और यथास्थिति जो जैसे चल रहा था उसको वैसे ही चलने दिया गया, क्योंकि भारत सरकार बहुत ही फूंक फूंक के कदम है वो उस टाइम रख रही थी, भी किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो जाए। और ये समझौता 1 साल के लिए था, और इस 1 साल के दौरान भी पटेल साहब इस निजाम के लगातार संपर्क में थे। तो 1 साल तक उसको छूट दी गई सोच विचार करने के लिए। अब क्या हुआ जी, इसी दौरान, उस 1 साल के टाइम पीरियड के दौरान ही हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। लीजिए साहब, कहीं ना कहीं हर तरीके से राजनीति भी अपनाई जाती है, और वास्तव में वहां के जो लोग थे, किसान थे, वो दुखी भी थे। तो हैदराबाद की रियासत के लोगों ने निजाम के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया, और यह आंदोलन छेड़ा उस टाइम तेलंगाना क्षेत्र के जो किसान थे, उन्होंने इस निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाओं पर भी बहुत अत्याचार होते थे, तो महिलाएं भी इस आंदोलन से जुड़ गई। कम्युनिस्ट जो कामरेड है और हैदराबाद जो कांग्रेस है, वो भी इस आंदोलन से जुड़ गई। तो आम पब्लिक हो गई, महिलाएं हो गई, कामरेड यानी कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस थी, वो भी निजाम के खिलाफ हो गई, उसके अत्याचारों के खिलाफ हो गई। अब निजाम भाई साहब घबरा गए, भैया अब तो तेरी सत्ता जाएगी, चौधर जाएगी। तो अब इस निजाम ने क्या किया, आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया, जिसे रजाकार कहा जाता था। तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए हैदराबाद के निजाम ने जिन सैनिकों को भेजा, उन सैनिकों के संगठन को क्या कहा गया, रजाकार कहा जाता था। रजाकार बहुत ही बेकार ये उसकी आर्मी थी, अत्याचार करती थी। और किस पर करती थी, गैर मुस्लिम लोगों पर, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते थे ये रजाकार। रजाकार एक तरीके से समझिए भी अपने सीआरपीएफ की तरह हो गई अपनी। तो अर्धसैनिक बल था रजाकार, बहुत ही अत्याचारी लोगों का ये समूह था। तो इन अत्याचारी रजाकारों ने गैर मुसलमानों को यानी हिंदुओं को निशाना बनाया, टारगेट बनाया, एक एक करके उनको, उनके खिलाफ प्रॉब्लम खड़ी करने लगे, मारने लगे उनको। तो सितंबर 1948 में अब इस हालत को देखकर अब पटेल साहब कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा अब तो मौका मिल गया, यार क्या कर रहे हो तुम, तो हिंदुओं को मार रहे हो और उनके ऊपर गोलियां हैं वो बरसा रहे हो। तो सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। याद रहे तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं है। ऑपरेशन पोलो चलाया और इनको ठिकाने लगा दिया। तो भारतीय सेना ने निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची, और कुछ दिनों की लड़ाई के बाद निजाम ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत के अंदर विलय हो गया। तो 1948 में, सितंबर 1948 के अंदर ये हैदराबाद भी भारतीय संघ में शामिल हो गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर इसने भी हस्ताक्षर है वो कर दिए। तो निजाम कहते हैं, ये बात आ गई, रजाकार अर्धसैनिक बल थे हैदराबाद रियासत के, और ये कब भारत के अंदर मिला, सितंबर 1948 में भारतीय सेना आ गई थी। लोगों ने कहा भैया अब आ जाओ, अब हमें बचा लो इस निजाम से, ये तो मार देगा हमें। तो इस तरीके से सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी हैदराबाद को भारत के अंदर मिलाने के लिए। देखिए कितना आसान सा चैप्टर, एक एक बात एक कहानी की तरह, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसी प्रकार से अब रुक करते हैं मणिपुर की ओर। ये लीजिए, पहले हमने ये जाना भी त्रावणकोर सबसे पहले आजाद होने की बात कही, फिर हैदराबाद का पंगा हुआ,
जम्मू कश्मीर का हम बाद में पढ़ लेंगे। ये रही आपकी इधर, ये जूनागढ़ वाली रियासत हो गई जूनागढ़, ये पाकिस्तान में मिलना चाहती थी लेकिन ये भी भारत के अंदर मिल गई। त्रावणकोर भी भारत में मिल गया। हैदराबाद को सैन्य तरीके से राजी कर लिया, राजी तो क्या कर लिया, बंदूक के ताण ही इसको भारत के अंदर शामिल किया। अब हम रुक कर रहे हैं पूर्वी भारत की तरफ, मणिपुर रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ। सेम वही 2 या 4 नंबर के प्रश्न के रूप में। तो आजादी के कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराज थे उस टाइम बोध चंद्र सिंह, ये भी छोटा प्रश्न के रूप में। जब मणिपुर भारत का हिस्सा हुआ तब उस टाइम वहां के शासक कौन थे, बोध चंद्र सिंह थे। बोध चंद्र सिंह ने सरकार के साथ भारतीय संघ में रियासत के विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसने तो थोड़े टाइम बाद में, मैं भारत के साथ ही मिलना चाहता हूं, लेकिन इसके एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जैसे जम्मू कश्मीर को कुछ छूट दी गई, वैसी ही मणिपुर को भी छूट है वो दी गई। इस शर्त के साथ इसने भारत के अंदर मिलने को सहमत हो गया। जनमत के दबाव में, जनता के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में चुनाव करवाया। देखिएगा अब लोकतंत्र की स्थापना भी हो रही है। जून 1948 में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत है वो संवैधानिक राजतंत्र बन गई। राजा का शासन लेकिन चुनाव होने लगे, संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। अच्छे से गौर कीजिएगा, जून 1948 में चुनाव करवाए गए और इस चुनाव के कारण मणिपुर की रियासत को संवैधानिक राजतंत्र का दर्जा मिल गया। और एक बहुत ही छोटा प्यारा प्रश्न भी बनता है यहां पर कि मणिपुर भारत का पहला भाग है, पहला राज्य रहा है उस टाइम का जहां सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव करवाए गए। यानी सभी वैश्यकों को वोट देने का अधिकार दिया गया सबसे पहले कहां, मणिपुर रियासत के अंदर। तो यहां संवैधानिक राजतंत्र कब स्थापित हुआ, जून 1948 में चुनाव के माध्यम से सबको वोट देने का अधिकार भी मणिपुर रियासत में ही सबसे पहले मिला। और शासक उस टाइम कौन था, भारत में मिलते समय बोध चंद्र सिंह थे। इसके साथ कुछ और समस्याएं भी थी। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। तो वहां क्योंकि चुनाव हो गए, विधानसभा बनी, तो वहां पर मतभेद थे लोगों में। कुछ लोग चाहते थे सही हुआ, कुछ लोग ये कहते थे ये गलत हुआ है, हमें भारत के साथ नहीं मिलना था। मणिपुर की जो कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए। मणिपुर कांग्रेस किसके पक्ष में थी, भारत के अंदर मिलने के ही पक्ष में थी, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। तो विधानसभा में इस प्रकार की बातें उठने लग गई भी, बहुत चंद्र तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो मणिपुर कांग्रेस कह रही है सही है, गलत क्या है इसके अंदर, दूसरी पार्टियां कह रही है गलत है, आप तो कांग्रेस वाले ही हो, कांग्रेस से ही मणिपुर कांग्रेस निकली है, आप तो कांग्रेस वालों की बात कर रहे हो। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वो भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। अब देखिएगा क्या हुआ। अब आरोप ये लगा भारतीय संघ में मिलने का कि बोध चंद्र सिंह को भारत सरकार ने दबा लिया, दबाव डाला, और भी हमें भारत में मिलना है या नहीं मिलना, इसके लिए विधानसभा के अंदर किसी प्रकार की चर्चा है वो नहीं की गई। तो ये आरोप है वो उस टाइम इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर लगे। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली, ऐसा हो गया, साइन हो गए, राजा के साइन हो गए, क्योंकि राजा को अधिकार था। तो अब भारत को कहां समस्या थी। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हो गए और इसका असर आज तक देखा जा सकता है, आज तक भी, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टियां आज भी जनता को वहां उकसाती है वो रहती है। शुरू में ये जरूर था भी, उत्तरी पूर्वी भारत के जो राज्य थे, सेवन सिस्टर की आज हम जो बात करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज भी अगर आप देखेंगे, रोज आपको न्यूज में सुनाई दे रहा होगा, मणिपुर आज भी जल रहा है। तो पता नहीं ये समस्याएं कब सॉल्व होगी। सारी राजनीति को दूर रखकर कम से कम जनता के बारे में जरूर सोचना चाहिए और मणिपुर को शांत करना भी जरूरी है। लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनको अपने ही देश के अंदर न्याय और विश्वास मिलना चाहिए। तो अब आप देखिएगा किस प्रकार से मणिपुर है वो भारत का हिस्सा हुआ। चुनाव हुए, विधानसभा, विरोध हुआ, लेकिन बोध चंद्र को कैसे भी दबा के राजी कर लिया गया, विधानसभा से नहीं पूछा।
तो इसलिए उनको नाराजगी थी, वो नाराजगी के भाव आज भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से 2-3 छोटे छोटे प्रश्न, बाकी तो ये कहानी है, आप आगे पीछे करके कैसे भी आप अपनी शब्दों में जैसे दोस्तों को बात बताते हो वैसे ही आपको एग्जाम में लिखनी है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है जी। चलिए साहब, अब हमने क्या कर लिया, देसी रियासतों को तो भारत के अंदर मिला लिया, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्योंकि पहले तो यही डर था ना, अंग्रेज सुलगा गए थे भी, ये सारे ही अलग अलग होने की बात नहीं कहते। अब देसी रियासतों के एकीकरण के बाद में देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ी समस्या अब थी राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना। अब उसमें समस्याएं आ रही थी, तो यानी अब हमें राज्यों की बाउंड्री का सही तरीके से डिसाइड करना था, अर्थात राज्यों का पुनर्गठन। इस टॉपिक को समझेंगे, बहुत ही लंबा चौड़ा और प्यारा सा टॉपिक है। अब देखिए, अंग्रेजी शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार था। स्टार्टिंग में जो प्रांत बने थे, जब अंग्रेज यहां पर थे, तो उन्होंने प्रांतों का, राज्यों का जो गठन है वो अपनी सुविधा के अनुसार कर लिया। जिन देशी रियासतों को उन्होंने जीत लिया, उन्हें वैसा का वैसा ही अपना राज्य है वो उन्होंने घोषित कर लिया, वो उनका अपना तरीका था। लेकिन भारत आजाद होने के बाद और उससे पहले भी भारतीय नेताओं ने यह कहा भी राज्य बनाने का यह तरीका इनका सही नहीं है, उसको खारिज कर दिया। तो स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्य के गठन की मांग हुई। तो जबकि आजाद हो गया भारत, तो क्या मांग उठने लगी भी राज्यों का निर्माण है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है भी यार ये बात कहां से आ गई, ये बात भी कांग्रेस के अंदर ही उठी थी। कब उठी थी? 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन। आपको पता है हर साल कांग्रेस का एक अधिवेशन है, वो दिसंबर के आसपास होता ही था। तो 1920 के अंदर नागपुर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था आजादी से पहले, तो उस टाइम कांग्रेस ने कहा था देश आजाद होगा और हम नए राज्य बनाएंगे, और राज्यों का निर्माण किसके आधार पर करेंगे? भाषा के आधार पर करेंगे। अब जैसे ही देश आजाद हुआ तो लोगों ने, कांग्रेस के अंदर भी नेताओं ने इस मांग को उठाना स्टार्ट कर दिया। भैया 1920 में आपने कहा था भी देश के अंदर राज्यों का निर्माण किसके आधार पर होगा? भाषा के आधार पर होगा। आजादी के बाद केंद्र सरकार को लग गया, अब नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने कहा यार कह तो दिया था, लेकिन अगर हम उस बात को देखेंगे तो अब वो लंबी सोचने लगे। उस टाइम की परिस्थितियां अलग थी, हम गुलाम थे। अब देश आजाद हो गया और जिस बंटवारे के साथ देश आजाद हुआ था स्थितियां बहुत खराब थी। तो उस टाइम केंद्र सरकार को लगा भी अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो देश के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी और हिंदुस्तान के और टुकड़े हो जाएंगे, और ज्यादा राज्य है वो डिमांड करेंगे, अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर है वो हड़ताल प्रदर्शन वगैरह करेंगे। तो इसलिए उस टाइम सरकार ये नहीं चाहती थी भी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। हालांकि बात तो कांग्रेस के अंदर ही उठी थी, लेकिन बाद में पलटना पड़ा देश हित के अंदर। अब बात थी आंध्र आंदोलन चल गया। फिर आंध्र का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। बहुत प्यारा प्रश्न है। मद्रास प्रांत के, अब देखिए ये है यहां पर, ये मद्रास प्रांत, यहां पर मद्रास उस टाइम का, मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग उठ खड़ी हुई, और आंध्र का एक बहुत बड़ा आंदोलन है वो स्टार्ट हो गया। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता पोटी श्री रामुलु, नाम अच्छे से लिख लीजिएगा, पोटी श्री रामुलु, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इन्होंने कहा भी मद्रास के अंदर, इस पूरे मद्रास के अंदर जो तेलुगु भाषा बोलने वाले हैं उनके लिए अलग से आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए, क्योंकि हमने जनता को कहा था। लेकिन उस टाइम सरकार मान नहीं रही थी, तो ये अनशन पर बैठ गए। श्री रामुलु अनशन पर बैठ गए। 19 अक्टूबर 1952 को अनशन के ऊपर बैठ गए और 56 दिन तक इन्होंने अनशन किया। 15 दिसंबर 1952 को उस भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो जाती है। 15 दिसंबर 1952 56 दिन इन्होंने अनशन किया। अब भैया एक बहुत बड़ा नेता
अगर इस प्रकार से उसकी अकाल मृत्यु होती है और लोगों के हित के लिए होती है तो ये छोटी बात नहीं होती। तो सरकार ने झुकना पड़ा और दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से नया राज्य बनाया, जो भाषा के आधार पर बना देश का पहला राज्य है। बहुत प्यारा प्रश्न। भाषा के आधार पर देश के अंदर पहला राज्य कौन सा बनाया गया? आंध्र प्रदेश बनाया गया। और किसके आंध्र आंदोलन चला, किसके नेतृत्व में चला? पोट्टी श्री रामोलू के नेतृत्व में चला, जिन्होंने 56 दिन भूख हड़ताल की और मृत्यु को प्राप्त हुए और झुक गई सरकार और भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो गया। अब भैया जब एक राज्य भाषा के आधार पर बन गया तो सीधी सी बात थी, दूसरे भी जागने लगे। आंध्र प्रदेश के बनने के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने के लिए संघर्ष है, वो चल पड़ा भी। अब हम भी भाषा के आधार पर है वो राज्य की मांग करेंगे। और इन संघर्षों से बाध्य होकर अब हर जगह से मांग उठने लगी नए राज्यों की भाषा के आधार पर। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। बहुत प्यारा प्रश्न। केंद्र सरकार ने भारत के अंदर केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की? 1953 के अंदर की। 1953 के अंदर की। अब बात यह आती है भी इसका गठन क्यों किया गया? अब आप खुद देख लीजिएगा क्यों किया गया। क्योंकि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए मांग संघर्ष उठने लगी। इन संघर्षों से मजबूर होकर बाध्य होकर इसका गठन करना पड़ा। अब बात यह आती है फिर गठन हो गया तो इन्होंने क्या काम किया और इनका काम क्या था, फिर इन्होंने किसकी सिफारिश की और उसके बाद क्या हुआ? बहुत प्यारा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इस आयोग का काम, इस आयोग का काम, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? राज्यों के सीमांकन के मामलों पर गौर करना, भी राज्यों की सीमा का निर्धारण किस प्रकार से हो, यह इसका मूल काम था। इस काम के लिए गठन किया गया इसका। फिर इसने 1955 के अंदर अपनी रिपोर्ट दे दी। 1953 में गठन हुआ, 1955 में अपनी रिपोर्ट दे दी। और इस रिपोर्ट के अंदर इसने क्या सिफारिश की, यह भी प्रश्न है। राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर हो। बात वही आ गई फिर भी, राज्यों का निर्माण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। यह राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश थी। और इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद में पास हुआ। बहुत प्यारा प्रश्न। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के ऊपर संसद के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट है वो कब पारित हुआ? 1956 के अंदर। 1953 में आयोग बना, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी और 1956 में संसद के अंदर, क्योंकि कानून तो संसद में बनते हैं, उसके ऊपर एक्ट बन गया। और इसके साथ ही देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य बनाए गए उस टाइम? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब एक करंट की सूचना अब आपको पास होनी चाहिए। वर्तमान में, आज के हिसाब से बात करें तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं भाई? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो वर्तमान में आज दिनांक तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बीच में कम ज्यादा भी हुए लेकिन आज की स्थिति यह है। 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है वो बनाए गए थे। अब आ जाते हैं भी आगे इन राज्यों का निर्माण फिर धीरे धीरे किस प्रकार से हुआ। 14 राज्यों की अगर हम बात करें तो आपको अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूं, यहां से देख लीजिए आप 14 राज्यों की, ये इसमें नहीं है, नक्शा देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ यही है ना, लास्ट वाले में ये देख लीजिए। यहां
इसके अंदर बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान 3 और गुजरात और महाराष्ट्र उस टाइम मुंबई था, ये 4 हो गया। मैसूर 5, ये यहां पर केरल 6, मद्रास 7, आंध्र प्रदेश 8, उड़ीसा 9, पश्चिम बंगाल 10, ये पूरा आसाम था उस टाइम 11, बिहार 12, उत्तर प्रदेश 13 और मध्य प्रदेश 14। ये हो गए जी 14। गुजरात महाराष्ट्र उस टाइम मुंबई था यहां पर। ये 14 राज्य बन गए थे कब? 1956 में। फिर धीरे धीरे और भी नए राज्य बनाए गए। अब थोड़ा सा उनका बेसिक जानकारी अब आपको होनी चाहिए। ये वर्तमान का अपना नक्शा हो गया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब जी 1960 के अंदर, 1956 के बाद 1960 के अंदर बॉम्बे, ये पूरा उस टाइम, ये पूरा इलाका जो उस टाइम था ये बॉम्बे था, बंबई था। तो बंबई को तोड़ दिया गया फिर भाषा के आधार पर, गुजराती बोलने वाले और मराठी बोलने वाले, और उस आधार पर 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। तो 1960 में 2 नए राज्य बन गए, महाराष्ट्र और गुजरात। किससे अलग हुए? बंबई से, बंबई से, ठीक है। उसके बाद में असम, यहां पर ये सारा असम था उस टाइम। असम से 1963 के अंदर एक नया राज्य अलग हो गया, और वो कौन सा था? नागालैंड। ये नागालैंड, ये नागालैंड अलग हो गया। तो असम से 1963 के अंदर कौन सा एक नया राज्य बन गया? नागालैंड। अब बात करें बृहत्तर पंजाब की, उस टाइम ये पूरा जो बृहत्तर पंजाब था, इससे 1966 में 3 राज्य बन गए, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इस बृहत्तर पंजाब से 3 स्टेट बन गए फिर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। कब बने? 1966 में। ये कब बने भाई? 1960 में, गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद में ये नागालैंड कब बना? 1963 में, 3 साल बाद। फिर 3 साल बाद ये 1966 में, 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो 1960 गुजरात, महाराष्ट्र, 1963 असम से नागालैंड अलग हो गया, और 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। बृहत्तर पंजाब से 2 और अलग हो गए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। फिर असम की बात, एक बार यहां असम, फिर असम 1972 में इससे फिर 3 राज्य, एक बना मेघालय, एक बना मणिपुर और साथ में बना त्रिपुरा। ये 3 बन गए भी इससे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। कब बने? 1972 के अंदर। पहाड़ी इलाका था, जनजातियां ज्यादा रहती है, तो यहां पर भी यार छोटे छोटे बना लो, संभालना आसान हो जाए। तो 1960 में गुजरात महाराष्ट्र हो गया, 1963 में नागालैंड अलग हुआ असम से, और 1966 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का अस्तित्व आ गया, और 1972 में असम से ही मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हो गए। फिर 1987 में, 1987 में फिर एक बार असम, इससे मिजोरम, ये रहा यहां मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया जी। तो 2 और बन गए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 1987 में इन्हें भी राज्य है वो बना दिया गया। तो असम से नागालैंड बन गया, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, और बाकी जो बच गया वो आसाम। तो इन्हें कहते हैं आज हम 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें कहते हैं। और किससे जन्मी है ये सारी? असम से ही जन्मी है, असम से ही ये सारी अलग हुई है। इनमें से कई, जैसे गोवा की बात कर लें आप, मणिपुर की बात कर लें, ये सीधे ही राज्य नहीं बने थे, पहले इनको केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। तो कई बार पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते थे और बाद में उनको राज्य का दर्जा है वो दे दिया जाता था। इसके बाद में जी सन 2000 के अंदर फिर 3 राज्य बने। यूपी से बना उत्तराखंड, यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड। बिहार से बनाया गया झारखंड, ये बनाया गया जी झारखंड। और मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था पहले। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर 3 नए राज्य बने सन 2000 के अंदर। और उसके बाद में अभी तक लास्ट में बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य तेलंगाना, जून 2014 के अंदर। लास्ट कांग्रेस की सरकार जब थी 2014 के अंदर,
जो जून 2014 में सबसे नवीनतम राज्य अब तक की बात करें तो कौन सा बना है? तेलंगाना। ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा ही था, आपको पता है, पहले मैसूर से था, वहां से आंध्र प्रदेश बना, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना और 2014 में इसका भी विभाजन हो गया और एक नया राज्य तेलंगाना है वो बन गया। और वर्तमान में आपको बता ही दिया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर भी काम करना है क्योंकि छोटे प्रश्नों के अंदर ये चीज है वो आपके काफी काम आने वाली है। तो ये हो गया जी आपके फर्स्ट चैप्टर का फटाफट रिवीजन, सारी बातें। फर्स्ट टाइम भी अगर कोई पढ़ रहा है तो मुझे लगता है भी उसको भी ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, वो हो गई होगी। ऐसे रिवीजन चलते रहेंगे अपने एग्जाम तक, बार बार हर चीज आपके तैयार है वो हो जाएगी। बस आप बीच बीच में, जैसे आपकी फर्स्ट बुक है, बस आप रिवाइज कर ले, एक बार वीडियो देख ले या आपका जो बुक्स है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दें, बस इतना काम आपको करना है। मिशन है अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके रहेंगे। अब चैप्टर पूरा हो गया, एक बार और आप टाइम निकाल कर इसको रिवाइज कीजिएगा। बहुत जल्द इसका MCQ टेस्ट है वो भी आपका हो जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर कोशिश करेंगे भी हफ्ते में 1-2 चैप्टर है वो अपने रिवीजन है वो होते रहे। तो अब बारी है एक प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाए। प्रश्न क्या पूछा जाए? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं और वो प्रश्न है भी रजाकार कौन थे? रजाकार कौन थे? कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा इंट्रो के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर भी कर लीजिएगा।